नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका टीसीएच पर मेरे शो में एक बार फिर से। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि खामनेई में आसानी से खराबियां दिखाई देती हैं, पर ट्रंप बुरा नहीं लगता? इस्लामी पितृसत्ता तो बुरी लगती है, लेकिन वाइट सुप्रीमेसी नहीं। गोरे देशों का अहंकार नहीं। इस्लामी देश आतंकवादी लगता है, लेकिन लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, हर जगह अपनी सेना लेकर घुस जाने वाला, बम गिराने वाला, सरकारें पलट देने वाला, धमकाने और दादागिरी करने वाला, कौन न्यूक्लियर बम बनाएगा कौन नहीं बनाएगा ये तय करने वाला पश्चिमी देश आपको लिबरेटर लगता है, आजादी का मसीहा लगता है? हम सब जानते हैं कि ईरान में महिलाएं लंबे समय से हिजाब के विरोध में आंदोलन कर रही हैं और हम सब चाहते हैं कि वो सफल हों। हम सब इसका समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि ईरान ने सत्ता के प्रतिरोध को बेरहम तरीके से दबाया। हम सब ईरान को एक लोकतांत्रिक देश की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ईरान को ही? ईरान पिछड़ा और रिलीजियस है, अमेरिका नहीं, इजराइल नहीं। ये सब कल व्हाइट हाउस में हो रहा था। सुनिए, जब वेस्टर्न साम्राज्यवादी एजेंडा नहीं चल पा रहा तो इसे धार्मिक लड़ाई का नाम देने की कोशिश की जा रही है। आखिर में ये किसका नाम ले रहे हैं, सुनिए। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. यही अगर जीसस ना होता और अल्लाहू अकबर होता तो आप कहते ये आतंकवादी है। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, यहां से बात शुरू हुई थी और यहां तक आ पहुंची। मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती, मेरा मकसद ये भी नहीं कि किसी रिलीजन को कमतर या बेहतर बताऊं, लेकिन हाँ, मेरा मकसद उस सोच पर सवाल करना जरूर है जो इंसानों को उनके रिलीजन के आधार पर, उनकी नेशनैलिटी के आधार पर, नस्ल के आधार पर और दुनिया के जिस भी कोने में वो लोग बिलोंग करते हैं उस आधार पर वो सोच बांटती है और भेदभाव करती है। आज की वीडियो ईस्ट और वेस्ट की उस बाइनरी पर ही, उस हेजीमनी के बारे में जो इस दुनिया में देशों के बीच भेदभाव का सबसे पुराना टूल है। टूल है कब्जे का, टूल है संसाधनों की लूट का, टूल है खुद को सबसे बेहतर बताने का और सबका मालिक बनने का। कहां से आती है ये सोच? 1978 में एक स्कॉलर एडवर्ड डब्ल्यू सईद ने एक किताब लिखी थी, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म वो नजरिया है जिसके हिसाब से सभी पूर्वी देश असभ्य हैं, बर्बर, हिंसक और कट्टर हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी औरतें दमित और शोषित हैं, गंवार हैं, और इन देशों का उद्धार करने का काम पश्चिमी देशों का पवित्र कर्तव्य है। व्हाइट मैन और व्हाइट वुमन के कंधे का ये बर्डन है कि वो इन आदमियों और इन औरतों को पतन के गर्त से बाहर निकालें। इन्हें ना मानवाधिकारों की जानकारी है, इन बेचारों को ना लोकतंत्र के बारे में पता है, ना इनके पास ज्ञान है, ना विज्ञान है। ये अंधविश्वासी हैं और इग्नोरेंट लोग हैं। आप देखिए, ईरान पर हमला करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं ईरान में डेमोक्रेसी लेकर आऊंगा, मैं उनके लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा। एक बार ईरान मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं उसे वहां के लोगों के हाथ में सौंप दूंगा। आप इस भाषा को ध्यान से सुनिए और देखिए, सईद का ओरिएंटलिज्म आपको समझ आ जाएगा। Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. ओरिएंट का मतलब है पूर्व, खास तौर से मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका और भारत जैसे एशिया के देश। ओरिएंटलिस्ट नजरिए को वेस्ट ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, हमेशा पूर्व के देशों पर अपने कब्जे को वैध साबित करने के लिए। ये ठीक वही नजरिया है जिसके हिसाब से भारतवासी गंदे, बदबूदार, असभ्य और पिछड़े हुए थे। याद कीजिए उस रेसिज्म को जो सालों पहले भारतवासियों ने झेला अंग्रेजों के हाथों। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यहाँ से कपास चाहिए, नील चाहिए, श्रम चाहिए, पैसा चाहिए, लोग भी चाहिए, लेकिन गुलाम की तरह।
जब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने पूर्व पे कब्जा किया ईस्टर्न देशों पे, तो उन्होंने कहा ये लोग खुद को तो संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें इन पे राज करना चाहिए, इन्हें सभ्य बनाना चाहिए। ओरिएंटलिज्म ने इस गलत राज को असल में सही ठहराया। ऐसा नहीं था कि पूर्वी देशों में औरतें दमित और शोषित नहीं थीं, लोग पिछड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये सब उपनिवेशवाद के लिए इस्तेमाल हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब किसी की सेल्फ एस्टीम को गिराकर उसे ये कहना कि आप देख रहे हो ना कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें हमारी जरूरत है वरना बर्बाद हो जाओगे। आ रहे थे दोहन करने, शासन करने, संसाधन लूटने, लेकिन कह रहे थे हम तो उनका उद्धार करने जा रहे हैं। सईद ने बताया कि वेस्ट ने ज्ञान को सत्ता को हासिल करने का हथियार बनाया। किताबें लिखने वाले, इतिहास पढ़ाने वाले, चित्र बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले, सबने ईस्ट को इसी गलत तरीके से दिखाया। ओरिएंटलिस्ट नजरिए को सईद ने मिशेल फूको और ग्रामशी की मदद से डिकोड किया। पश्चिम की पूरी हेजेमनी को पहचाना कि कैसे वेस्टर्न विद्वान, नेता और कलाकार ये कहते थे कि हम वैज्ञानिक बात और सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन असल में ये सब पश्चिम की ताकत को बढ़ाने के लिए था। आज भी यही चल रहा है। आज भी टीवी, फिल्मों, अखबारों में अरब या मुस्लिम देशों को ज्यादा खतरनाक और पिछड़ा दिखाया जाता है। 9/11 के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ गया। ओरिएंटलिज्म इतना पुराना नजरिया है कि जो ईस्ट ने भी आत्मसात कर लिया है। सईद तो कहते हैं कि ओरिएंटलिज्म को ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी यानी 472 BCE से लेकर 19वीं सदी तक के लेखकों में देखा जा सकता है। सोचिए, इतने लंबे अरसे से जो तस्वीर बनाकर दिखाई गई, क्या उसका कोई असर नहीं हुआ था? खुद को भी ईस्ट ने इसी में कंडीशन किया। ये मानने लगे कि हाँ, पश्चिम का सब कुछ बेस्ट है और ईस्ट का सब कुछ लो स्टैंडर्ड, पिछड़ा हुआ। वेस्ट का सब कुछ आधुनिक है और ईस्ट का सब कुछ प्राचीन, पुराना, आउटडेटेड। इस नजरिए से भारत को लड़ने में कई साल लगे। आजादी के बाद नेहरू ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें की, लेकिन आज हम फिर से प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वेस्ट हमारे बारे में सही था। अंधविश्वास, अतिशय भक्ति, नेताओं का अंधा अनुगमन, पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ लेना, मेडिकल कॉलेज बंद करा देना, बाबा आश्रम, धार्मिकता का बोलबाला, तंत्र मंत्र से युद्ध रोक रहे हैं। फिलिस्तीन में जनसंहार करने वाले इजराइल की जय जयकार हो रही है और नेतन्याहू और ट्रंप के लिए व्रत पूजा की जा रही है। ऐसे जोकरों की तो बाढ़ आ गई है। सईद ने जब कहा कि ओरिएंटलिज्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के लेखकों से शुरू हो जाता है, तो वो एक नाटक के बारे में ये बात बता रहे हैं। ये नाटक वो है जिसे दुनिया का सबसे पुराना ट्रेजेडी कहा जाता है। एशिलस या एस्किलस, जो भी आप उसे कहना चाहें, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें। ग्रीक में तो एस्कुलोस कहा जाता है। इनका एक मशहूर नाटक है 472 BC यानी कि ईसा पूर्व में लिखा हुआ, जिसका नाम है द पर्शियंस। एस्किलस ने फारसियों यानी जो ईरानी हैं उन्हें ईस्ट के रूप में दिखाया है। ऐसे चित्रित किया है कि वो अमीर लेकिन क्रूर और तानाशाही हैं और वेस्ट से अलग हैं, वो अदर हैं वेस्ट के। ग्रीको पर्शियन युद्धों को पूर्व और पश्चिम के बीच सभ्यता की लड़ाई के रूप में दिखाया गया। ये पहला उदाहरण है कि पश्चिम ने पूर्व को अलग और नीचा बनाना शुरू किया। ये बड़ा मजेदार नाटक है। नाटक में पर्शिया का राजा ग्रीस से युद्ध करने गया है और ये एक सच्ची घटना थी जो 480 साल ईसा पूर्व में घटित हुई थी, इसलिए ऐतिहासिक आधार है इस नाटक का। इसे सलामिस की लड़ाई कहा जाता है। तो पर्शिया का राजा ज़र्क्सिस ग्रीस से युद्ध करने गया हुआ है। पीछे से राजमहल में उसकी माँ अतोसा को अजीब बुरे बुरे सपने आते हैं। ये नाटक चल ही रहा है कि इतने में खबर आती है कि ज़र्क्सिस हार गया है। तब उसके पिता डेरियस का भूत कब्र से उठ खड़ा होता है और ज़र्क्सिस की माँ अतोसा से कहता है कि ये देवताओं से लड़ने की सजा है, ये घमंड की सजा है। ज़र्क्सिस ने एशिया की सीमाओं से बाहर जाकर ग्रीस पे हमला किया है जो देवताओं के खिलाफ है। डेरियस भविष्यवाणी भी करता है कि प्लेटिया की लड़ाई में भी पर्शियन हारेंगे। ग्रीस यानी वेस्ट गॉड्स हैं, उन पर हमला करने की मंशा भी मत रखना। मजेदार ये भी है कि इस नाटक को कोई पर्शियन नहीं लिख रहा था और ग्रीक को देवता कह रहा था, बल्कि इसे ग्रीस के लेखक एलिशस ने
या एस्किलस जो भी आप कहें, उसने हारने वाले के साइड से लिखा, अपनी साइड से नहीं। हारने वाले के मुंह से ये कहलवाया कि हम महान हैं, हारने वाले के मुंह से ये कहलवाया कि वो अपनी सीमाओं से बाहर निकल के हम पर हमला, यानी हम देवताओं पर हमला करने गए, उस घमंड का नतीजा भुगत रहे हैं। आयतुल्लाह खौमेनी 1979 की इस्लामी क्रांति के नेता, उन्हें पश्चिमी मीडिया और राजनीति में अक्सर अंधविश्वासी, कट्टरपंथी, निरंकुश और इस्लामी कट्टरता का प्रतीक माना जाता है। उनकी सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन और उग्रवाद का समर्थक माना जाता है और उनके पश्चिम विरोधी बयानों को पूर्वी इस्लामी संस्कृति की इनहेरेंट विशेषता के रूप में देखा जाता है, जैसे कि ये उनकी संस्कृति का परमानेंट फीचर हो। ईरान जैसे ओरिएंटल देश के नेता को सभ्यता के लिए खतरा बताया जाता है, ताकि जब उनकी कठोर निंदा की जाए और उनके देश में हस्तक्षेप किया जाए, सैंक्शंस लगाए जाएं उन पे, तो वो पूरी दुनिया को जायज लगे, उसमें कुछ गलत ना लगे। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने तो बिना हिचकिचाए ये कह ही दिया ना कि ईरान को ल्यूनेटिक्स चलाते हैं, धार्मिक कट्टर और पागल चलाते हैं। Listen, let me explain to you guys this in simple English. Okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision. And the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. You see how they're using them now. Imagine how they would use them a year from now if they had more of these. This is what Orientalism exactly looks like. डोनाल्ड ट्रंप, एक पश्चिमी नेता, उसका अनर्गल प्रलाप, भड़काऊ भाषण, विभाजनकारी नीतियां, इन सबको व्यक्तिगत कमजोरी कह के टाल दिया जाता है। पॉपुलिज्म या लोकतंत्र में कभी कभी ऐसे नेता भी आ जाते हैं, ऐसे मान लिया जाता है। उनकी आलोचना तो होती है, लेकिन ऐसे कि इसमें सुधार लाया जाना चाहिए, इसे पूरी पश्चिमी सभ्यता की नाकामी नहीं मान लिया जाता। इनफैक्ट ट्रंप की नीतियां, जैसे ईरान पे हमले की धमकी और अब तो हमला ही कर दिया, कभी कभी मजबूत नेतृत्व के रूप में भी सराही जाती हैं। ये अंतर कहां से आता है सोच में? ये अंतर ओरिएंटलिज्म से आता है सोच में। पूर्वी नेता खौमेनी या खामनेई को उनकी संस्कृति की वजह से बेसिकली ही, मूल रूप से ही बुरा और अपरिवर्तनीय या रिजिड मान लिया जाता है। पश्चिमी नेता ट्रंप को व्यक्तिगत या राजनीतिक समस्या के रूप में देखा जाता है जो सुधारी जा सकती है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को तानाशाही का पतन बताकर कवर किया जाता है। अमेरिका में विरोध को ध्रुवीकरण या घरेलू राजनीति कहा जाता है। इस्लाम की अपनी विविधताएं हैं, अपना विकास है, गति है, जिसे नजरअंदाज करके एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है। 2019 में ट्रंप को याद आ रहा था कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाई और पुलिसिंग पर $8 ट्रिलियन खर्च किए हैं। हमारे हजारों महान सैनिक मारे गए या बुरी तरह घायल हुए गए। मध्य पूर्व में जाना हमारे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बुरा फैसला था। और आज वही ट्रंप ईरान में डेमोक्रेसी स्थापित करने चला है। खुद उसके सैनिक उससे नाराज हैं। Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie! There's a genocide! You're complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie, help us save them! Come on, Eddie! The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are forced. और ऐसा थोड़ी है कि ईरान में डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं, लेकिन इन्हीं पश्चिमी देशों को वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ईरान के लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित वेस्ट के हितों के आड़े आ रहे थे। 1951 में मोहम्मद मोसद्देक ईरान की लोकतांत्रिक सरकार के लोकप्रिय और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें शाह से मिलकर ब्रिटेन और अमेरिका ने हटा दिया तख्त से, उनका तख्ता पलट कर दिया और शाह की तानाशाही के लिए रास्ता खोल दिया। मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे ब्रिटेन को भारी नुकसान हुआ था।
ब्रिटेन ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अमेरिका को शामिल करने की कोशिश की, जो शीत युद्ध के दौरान पहले से ही सोवियत प्रभाव से चिंतित था। एक सीक्रेट प्लान के जरिए ईरान के इतिहास के एकमात्र लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंका गया। CIA के एजेंट रूजवेल्ट जूनियर, थियोडोर रूजवेल्ट के पोते कर्मिट रूजवेल्ट जिनको कहा जाता है, उन्होंने ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इसमें रिश्वत, फर्जी प्रदर्शन, सैन्य अधिकारियों को खरीदना, मीडिया मैनिपुलेशन और हिंसा शामिल थी। पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दूसरा प्रयास हुआ जो सफल हुआ। मुसद्देक को गिरफ्तार कर लिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंपी गई। शाह पहले से ही वेस्ट परस्त थे। इस तख्ता पलट ने शाह के अधीन 25 वर्षों तक दमनकारी शासन की शुरुआत की। पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम विरोधी भावना को उन्होंने बढ़ावा दिया और हिंसा का इस्तेमाल करके ईरान को फिर से मनचाहा आकार देने की कोशिश की। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे मुल्कों में तानाशाही होती है, लेकिन वेस्ट का इसमें दखल भूलना नहीं चाहिए। वेस्ट कभी नहीं सोचता कि 1953 का ये कू ईरान की लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित हुआ और आज के मध्य पूर्व के कई संघर्षों की जड़ कैसे बना। शाह ने 25 साल तक दमनकारी शासन चलाया, जिसमें सबाक उनकी जो गुप्त पुलिस थी वो बनाई गई, जिसने क्रूर तरीके से विरोधियों का दमन किया। दमन करके ही वो शासक बने रह पाए। किताबें उनकी मर्जी से छपती थी, सरकारी नौकरियों के फॉर्म उनके हाथों से होके गुजरते थे, किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, और बहुत कुछ। ऐसे ही नहीं, ईरान में अमेरिका विरोधी भावना बढ़ती गई, जिसने आयतुल्लाह खौमेनी के नेतृत्व में 1979 में इस्लामी क्रांति को जन्म दिया, जिस इस्लामी क्रांति को भी वेस्ट ने आतंकवादी क्रांति की शक्ल दी। ईरान की इस्लामी क्रांति में ईरानी औरतें भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई थीं, लेकिन शाह की मोनार्की के तानाशाही के विरोध में उनको नहीं पता था। उस एक्साइटमेंट में वो नहीं जानती थी कि जब खौमेनी कह रहा था कि इस्लामी गणराज्य औरतों को बराबरी देगा, तो उसका मतलब था कि इस्लामी ढांचे के भीतर रहकर मिलने वाली बराबरी। मैं किसी देश में किसी भी तरह की धार्मिक क्रांति को आधुनिक मानवीय मूल्यों के लिए सही नहीं मानती। ये डिस्क्लेमर देते रहना बहुत जरूरी है। हम उस प्रोपेगेंडा का विश्लेषण कर रहे हैं जो वेस्ट को ईस्ट पर कब्जा करने के लिए फैलाना जरूरी हो जाता है। ओरिएंटलिज्म ईस्ट को समझने का तरीका नहीं है कि इन विचारों को पढ़कर आप ईस्ट के बारे में विचार बना लें। फिर से साफ कह रही हूं कि ये ईस्ट को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, दबाने का तरीका है, टूल है। पश्चिमी देशों और उनके मीडिया में मिडिल ईस्ट इस्लामोफोबिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार वेस्ट की इस हेजेमनी पर, इस भेदभाव पर सवाल खड़े करते रहें। और ये सवाल आप तब खड़े कर पाएंगे जब इस पूरे एजेंडा से आप परिचित होंगे कि ईरान पर बम गिरना ही चाहिए था क्योंकि उन्होंने औरतों को बड़ी बुरी हालत कर रखी थी। ये कितना खराब है। क्या मतलब, मैं ये मान लूं कि पूरी दुनिया रातों रात फेमिनिस्ट हो गई है? यहाँ जो सुबह शाम सोशल मीडिया पर महिलाओं को ओपिनियन रखने के लिए गंदी गंदी गालियों से नवाजते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, ईरान की औरतों की चिंता कर रहे हैं। उन्हें औरतों की आज़ादी के लिए 150 बच्चियों की बर्बर हत्या दिखाई नहीं देती। स्कूल में पढ़ने गई बच्चियों को, हाँ स्कूल, ईरान में स्कूल भी हैं और बच्चियां वहाँ पढ़ती भी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनको मार दिया गया। हमारे देश में हर 15 मिनट पर एक रेप हो रहा होता है। जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तब भी देश के किसी कोने में 2 रेप हो चुके होंगे। क्या बम गिरा देना चाहिए हमारे यहाँ किसी को जो हजारों मासूमों की जान ले ले? बहुत सही कहा है मैड्रिड विधानसभा में मैनुएला बर्गरोट ने कि युद्ध के लिए फेमिनिज्म को आड़ मत बनाओ। वायरल है ये क्लिप। De 160 niñas y señorías, precisamente porque soy una mujer feminista, me opongo frontalmente a los ataques de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo iraní, contra las mujeres iraníes. Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y de Trump ha sido bombardear una escuela femenina, asesinando a 160 niñas. Y mientras tanto, una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo. Así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes, celebrando el asesinato. मैं एक समाज की औरतों को उनके पहनावे से जज नहीं करती, उनकी एजेंसी से करती हूँ। औरत की एजेंसी यानी वो हक, वो योग्यता, वो सामर्थ्य जिसके बल पर कोई महिला अपने लिए फैसले ले सकती है, अपना जीवन जी सकती है। इस एजेंसी का ख्याल तो रजा पहलवी ने भी तब नहीं रखा था जब ईरान से बुर्का हटाया। 8 जनवरी 1936 को रजा शाह पहलवी अचानक
वेस्टर्न कपड़ों में बिना हिजाब अपनी बीवी और बेटी को लेकर एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल में पहुंच गए और घोषणा कर दी कि अब से हिजाब पर बैन लगाया जाता है। महिलाओं को लगा कि उन्हें अचानक से नंगे सर निकलने को मजबूर करके अपमानित किया गया है। कई औरतों ने इस भय से घर से निकलना ही बंद कर दिया। हिजाब जबरन हटाया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे नई बच्चियों के लिए एक आम बात हो गई। जब हिजाब वापस आया तब उसने औरतों से कई मौके छीन लिए। पुरुष एक मेल से तलाक दे सकते थे, बच्चों की कस्टडी पुरुष ही ले सकता था, ऐसी पार्टियों में वो नहीं जा सकती थी जहां मर्द भी हों, पुरुष औरतों के आने जाने को कभी भी रोक सकते थे। असल में दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां औरतों का अधिकार किसी ने उनकी झोली में डाल दिया हो। हर प्रशासन, हर देश औरतों को नियंत्रित और कंट्रोल करना चाहता है। चीन, रूस, अमेरिका, भारत, हर जगह औरतों ने लंबे संघर्ष किए हैं अपने अधिकारों के लिए। कई जगह तो अब भी कर रही हैं। अमेरिका की सरकार से भी औरतों ने 70 साल तक लगातार संघर्ष किया वोटिंग राइट्स हासिल करने के लिए। इक्वल पे वहां आज भी नहीं है। अबॉर्शन का हक पहले तो औरतों को संघर्ष से मिला, लंबी क्रांति के बाद 1973 में, लेकिन उसे भी 2022 में अमेरिका ने वापस छीन लिया। महिला अधिकारों के चैंपियन ने कमला हैरिस और ट्रंप में से ट्रंप को चुना और 250 साल में अमेरिका के पास एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं है। औरतें संसद में तो हैं, लेकिन ये ग्लास सीलिंग अभी भी नहीं टूटी है। कुख्यात मिसोजिनिस्ट, पीडोफाइल और रेपिस्ट को वहां की महिलाओं ने भी अपना राष्ट्रपति स्वीकार किया हुआ है। फिर कैसे सिर्फ पहनावा औरतों के बंद दिमाग होने और खुले दिमाग होने की तस्दीक कर सकता है? लेकिन एक धारणा बनाई गई कि वेस्टर्न कपड़े और चाल ढाल आजादी का प्रतीक हैं और पूर्वी देशों की स्त्रियों का पहनावा शोषणकारी। एक समाज को मैं वहां की औरतों के पहनावे से जज नहीं करती, फिर से कह रही हूं। एक समाज में औरतों की आजादी और उनकी एजेंसी का लेवल, वहां औरतों को कितना बॉडी एक्सपोजर करने को मिलता है, इससे तय नहीं होता, बल्कि इससे तय होता है कि अपने पहनावे में, अपने काम में, अपने विचार रखने में, अपनी बात कहने में वो सहज है या नहीं। जो भी वो पहन रही हैं उसे पहन के वो सहज हो पा रही है या नहीं। भारत में तो आपको अधिकार है ना कैसा भी ड्रेस पहनने का, लेकिन क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं, सहज हैं? बसों में, पार्कों में, किसी भी वक्त घर से निकलने में? निर्भया के अपराधियों ने खुलेआम कहा था कि बॉयफ्रेंड के साथ गई थी इसलिए ऐसा होना ही चाहिए था, 8 बजे रात को घर से बाहर थी इसलिए ऐसा होना ही चाहिए था। औरत की आज़ादी जितना उसके रहने के तौर तरीकों में होती है, उससे ज़्यादा उस माहौल से तय होती है जिसमें उसको जीने को मिलता है। वह बुर्का पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहे, मेरी तरह साड़ी या सूट पहनना चाहे, अगर उसका दिमाग बंद है या जिस समाज में वो रहती है वो समाज ही डब्बा बंद है, तो उस आज़ादी के कोई मानी नहीं है। बहुत शुक्रिया आज के पूरे एपिसोड में मेरे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए TCH।